हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है। तो अभी हाल ही में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का जो मस्कट है वो बनाया गया है जूही को। तो दोस्तों, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और उसके शुभंकर जूही का अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। और ये जो इस बार टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है, ये झारखंड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। इसका आयोजन 27 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में रांची में किया जाएगा। दोस्तों, इसमें भारत के अलावा चाइना, जापान, कोरिया और मलेशिया और इसके अलावा थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। यहाँ पर बात आई है शुभंकर की यानी मस्कट की, तो कुछ प्रमुख खेलों की शुभंकर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है मोगा, और ये जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इसका आयोजन 2023 में गोवा में किया जाना है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था साबज। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर था तजुनी, और 22वें फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर था लाइव, और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर था इभा, और 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर था वो था पेरी, जो कि एक बुल था। 19वें एशियन गेम्स का जो शुभंकर है वो है स्मार्ट ट्रिपलेट्स, और ये 3 रोबोट्स का एक ग्रुप है जिसे स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेल आयोजित किए गए हैं चाइना के होंगजू में। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके चैनल स्टडी कर की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो ई बुक है ये सितंबर माह की करंट अफेयर्स की ई बुक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक होने वाली है, क्योंकि इसमें हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। सबसे स्पेशल बात ये की गई है कि इसके इंग्लिश वर्जन को भी लॉन्च किया गया है। तो अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ये ई बुक कहां पर मिलेगी। तो ये ई बुक मिलेगी हमारे ऐप पर। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, स्टडी कर सर्च करना है तो हमारा ऐप मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है तो वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, सारी जानकारी भरेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जब आप ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी। हमारे ऐप पर डेली क्विज और पीडीएफ, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो आप इन सभी का भी फायदा उठा सकते हैं। और आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है। आंसर हो जाएगा इरकॉन। तो अभी हाल ही में इरकॉन भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी बनी है। तो इरकॉन को हम इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो अब यह कंपनी भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। इरकॉन रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन इंजीनियरिंग और निर्माण का काम करता है। दोस्तों, इरकॉन भारत के अलावा अन्य देशों में भी फैला हुआ है, यानी वहां पर भी इसका संचालन किया जा रहा है। इरकॉन की स्थापना 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी हैं योगेश कुमार मिश्रा। इसके अलावा आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो राइट्स लिमिटेड नामक कंपनी है वो अब भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। तो राइट्स लिमिटेड की बात करें तो इसको बोला जाता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। राइट्स लिमिटेड भारत में एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग फर्म है। तो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। अब यहां पर बात आई है नवरत्न कंपनियों की।
तो चलिए डिस्कस करते हैं कि भारत में अब कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। तो याद रखिएगा कि अब भारत में 16 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। नवरत्न कंपनी बनने से पहले किसी भी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, फिर उसे नवरत्न कंपनी बनाया जाता है। और जब कोई कंपनी महारत्न कंपनी बनती है तो उससे पहले उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलना चाहिए। तो यहां पर बात आई है नवरत्न कंपनियों की। तो पहली नवरत्न कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर इसके बाद कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और इरकॉन, और 16वीं कंपनी कौन बनी है, राइट्स लिमिटेड। तो अब ये भारत की 16 नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल किया जाएगा? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। तो उन्होंने ये कहा है कि 5 नए खेलों को 2028 ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव आया था, और ये जो 5 खेल थे उसमें T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। तो इन खेलों के लिए IOC की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसको मंजूरी दे दी गई है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो लॉस एंजल्स में 2028 का ओलंपिक होगा उसमें T20 क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। यहां पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की। तो दोस्तों यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है और यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, और इस ओलंपिक समिति के द्वारा ही हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसके वर्तमान में 103 एक्टिव मेंबर हैं। इसका मोटो है सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटियर। दोस्तों इसे लैटिन भाषा में फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टूगेदर भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर से किसने सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा मनोज पांडे ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में थल सेना अध्यक्ष हैं या आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, तो उनके द्वारा नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया है। इसे राष्ट्रपति कलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह सम्मान देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाइयों को दिया जाता है। और जो प्रेसिडेंट कलर है या ये जो प्रेसिडेंट सम्मान है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है या फिर राष्ट्रपति जी की अनुपस्थिति में सेना अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। जो नागा रेजिमेंट है इसे 3 नागा बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1 अक्टूबर 2009 को हल्द्वानी घाटी में हुआ था। यहाँ पर बात आई है डिफेंस की। तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर नए ध्वज का अनावरण किया है, यानी भारतीय वायुसेना को एक नया ध्वज मिल गया है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच मेघालय में संयुक्त अभ्यास संप्रीति अभी हाल ही में शुरू हुआ था। नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना में C-295 एयरक्राफ्ट अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो ये है डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों हम सशस्त्र बलों के प्रमुख भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि भारत के 2nd CDS हैं। आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, ये भारत के 29वें आर्मी चीफ हैं। एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। नेवी चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार। CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं सुजॉय लाल थाउसेन। डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF हैं नितिन अग्रवाल और डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? रौनक साधवानी बने हैं। तो दोस्तों भारत के ग्रैंड मास्टर हैं 17 साल के रौनक साधवानी। तो उन्होंने इटली में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के बदौलत वो
अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उनका संबंध महाराष्ट्र के नागपुर से है। बात आई है यहाँ पर शतरंज की, तो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था कहलाती है फिडे, जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके मेंबर हैं 200। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्यूकोरविच और दोस्तों इसके उपाध्यक्ष हैं भारत के विश्वनाथन आनंद। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? सुब्बारामन विजया लक्ष्मी। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। बात आई है शतरंज की, तो इससे रिलेटेड कुछ शब्दावली भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रैंक, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप, ग्रैंड मास्टर, नाइट, पीसेज, कैसल और एलो रेटिंग। ये सभी शब्द शतरंज से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2/23 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में किया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सागर कवच 2/23 का मतलब है कि ये सागर कवच का दूसरा संस्करण है 2023 में। इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था जुलाई में और अभी हाल ही में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 2 दिन का तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2/23 आयोजित किया है। इसका आयोजन 11 और 12 अक्टूबर को किया गया था। दोस्तों इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के अलावा तटरक्षक बल और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन शामिल था और इसमें लगभग 2500 कर्मियों ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य है समुद्र के खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की स्थिति का आकलन करना। दोस्तों यहां पर बात आई है भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। इसका मिशन समुद्री हितों और भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा। दोस्तों वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। यहां पर भारतीय तटरक्षक की भी बात आई है, तो भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी औपचारिक स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसके 25वें महानिदेशक हैं राकेश पाल। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। और दोस्तों भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर बात आई थी अभ्यास की, तो 2023 के कुछ प्रमुख अभ्यास रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मालाबार अभ्यास 2023 अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में। कॉन्कर्ड अभ्यास भारत और यूके के बीच में। अजय वॉरियर अभ्यास भारत और यूके के बीच में आयोजित किया गया है। इसके अलावा कोप इंडिया 2023 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वीजे कुरियन। कौन बने हैं दोस्तों? वीजे कुरियन बने हैं। तो साउथ इंडियन बैंक में वीजे कुरियन का कार्यकाल 2 नवंबर 2023 से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। वीजे कुरियन की बात करें तो वो 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1929 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर केरल के त्रिशूर में स्थित है। चलिए अब हम कुछ प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष, MD और CEO भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया। कैनरा बैंक के MD और CEO हैं के सत्यनारायण राजू और IDBI बैंक के MD और CEO हैं राकेश शर्मा। इसके अलावा इंडियन बैंक के MD और CEO हैं शांतिलाल जैन। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल और यूको बैंक के MD और CEO हैं अश्वनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो इसका उद्घाटन कोहिमा में किया गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा नागालैंड में कोहिमा के फ्री वागी में पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, जो NIMSR बना है, इसमें न केवल चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी बल्कि यहाँ पर जो असाध्य रोग होते हैं उन पर रिसर्च भी की जाएगी। बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल इसकी कोहिमा है। राज्यपाल हैं ला गणेशन, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की भी 1 सीट है। अगर हम नागालैंड की लोकेशन की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है नागालैंड। इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। इसके अलावा अगर हम भारतीय राज्यों में बात करें तो इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय 2.0 योजना का उन्नत संस्करण किस राज्य में पेश किया गया है? असम में पेश किया गया है। तो दोस्तों, असम ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया है। यानी दोस्तों, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है गरीबी को खत्म करना। और ये जो अभी अरुणोदय 2.0 कार्यक्रम या योजना लॉन्च की गई है, इसके तहत 7.30 लाख लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से इस योजना के तहत 26 लाख लाभार्थियों की संख्या हो जाएगी। बात आई है यहां पर असम की, तो असम भी पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा की यहां पर 126 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहां पर आप असम की लोकेशन देख सकते हैं। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा भूटान से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उनके द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत उन्होंने नीलगिरी तहर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली छात्रों को किताबें भी वितरित की हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर आप ये देख सकते हैं, यह एक प्रकार का पशु है और दोस्तों यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो इसकी संख्या बहुत कम हो गई है और ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो इसको बचाने के लिए ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। और दोस्तों, ये जो नीलगिरी तहर है, इसे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया जा रहा है। बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, राज्यपाल हैं R.N. रवि, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। दोस्तों, अगर हम तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल से लगती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो पुदुचेरी है ये भी इसका पड़ोसी राज्य माना जाएगा और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया है? नीरज चोपड़ा को। किसे लगातार दूसरे साल 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है? मैंगलोर रिफाइनरी को। किस देश में सुल्तान जोहोर कप 2023 का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है? मलेशिया में। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को। 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? मणिकांत। एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? पत्रकारिता से। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा।
सिसिडो की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनी है? तमन्ना भाटिया। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य, जैसे राजस्थान में कठपुतली नृत्य, झारखंड में पाइका और छऊ नृत्य, पश्चिम बंगाल में जात्रा, उत्तर प्रदेश में कजरी, हरियाणा में धमाल, कर्नाटक में यक्षगान, जम्मू कश्मीर में राउफ और नागालैंड में रंगमा लोक नृत्य काफी फेमस हैं। तो इन लोक नृत्यों को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था हॉकी, तो इसका आंसर सभी लोगों ने हॉकी बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।